बच्चों, हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए या फीचर्स ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। थोड़ा सा बेसिक मैंने कल बता दिया था कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, एक बार फिर से बता दूं। मैंने बताया था न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड बेसिक यूनिट होती है डीएनए और आरएनए की। न्यूक्लियोटाइड के अंदर बच्चों कम से कम एक नाइट्रोजनस बेस होता है। ये क्या होता है मैं कल के वीडियो में बता चुका हूँ। एक पेंटोज शुगर होता है। कौन सा शुगर? पेंटोज शुगर होता है। और एक फॉस्फोरिक एसिड होता है। कौन सा एसिड? फॉस्फोरिक एसिड होता है। उसको न्यूक्लियोटाइड कह देते हैं। और न्यूक्लियोटाइड में से अगर फॉस्फोरिक एसिड को निकाल दें तो उसको न्यूक्लियोसाइड कह देते हैं। यह बच्चों न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? तो बोल देते हैं न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड में से अगर फॉस्फोरिक एसिड को निकाल देते हैं तो उसको बच्चों हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। दिस इज एक्चुअली द न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड मैंने कल बता दिया तो नाइट्रोजनस बेस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। पेंटोज शुगर 2 से 5 कार्बन होते हैं और फॉस्फोरिक एसिड 3PO4 वगैरह सब कुछ बता दिया था। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ डीएनए, फीचर्स ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। Features of double helical structure of DNA। डीएनए बच्चों कैसा स्ट्रक्चर होता है? डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो इसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं उसकी बात करते हैं। तो देखिएगा, डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक, बट द फर्स्ट फोटोग्राफ ऑफ डीएनए वाज प्रिपेयर्ड बाय फ्रैंकलिन एंड विल्किंस बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड और एक्सरे क्रिस्टलाइजेशन मेथड। मतलब डीएनए को डिस्कवर किया था वॉटसन एंड क्रिक ने, लेकिन इसका पहला फोटोग्राफ विल्किंस और फ्रैंकलिन ने बनाया था। कौन से मेथड के थ्रू? उस मेथड को बोल देते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, एक्सरे क्रिस्टलाइजेशन मेथड। डीएनए कैसा होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। 2 हेलिक्स होते हैं ऐसे ऐसे, और दोनों हेलिकल इस तरीके से उलझे रहते हैं, हेलिक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और दोनों हेलिक्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। एक होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम पोलैरिटी का होता है और दूसरा 5 प्राइम से 3 प्राइम पोलैरिटी होता है। दोनों स्ट्रैंड्स आपस में किससे अटैच होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं। तो बच्चों इसी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखिएगा, इसको डिस्कवर किया था बच्चों। कुछ फीचर्स की बात करता हूं सबसे पहले मैं। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, फ्रांसिस क्रिक इन 1953, मतलब 1953 में इन दोनों ने प्रपोज द 1953 प्रपोज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने बताया था। एंड दिस इज बेस्ड ऑन This is based on X-ray crystallization और एक्स रे
डिफ्रैक्शन मेथड, एक्सरे क्रिस्टलाइजेशन और एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड proposed by मॉरिस विल्किंस, पूरा नाम है इनका, मॉरिस विल्किंस और फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन का बच्चों पूरा नाम था रोजलिंड फ्रैंकलिन, रोजलिंड फ्रैंकलिन, ठीक है। इन्होंने इसका स्ट्रक्चर बनाया एंड फॉर दिस ब्रिलियंट वर्क, फॉर दिस ब्रिलियंट वर्क they were awarded by नोबेल प्राइज। इन सब को बच्चों क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था इन 1963। अब मैं आपको बता दूं, डीएनए को डिस्कवर किया था, देखिएगा, वॉटसन एंड क्रिक, ये सब ने मिला 1953 में। इन्होंने एक मॉडल को सामने रखा था दोनों ने, लेकिन इन दोनों की बात करूं, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं बच्चों, वॉटसन एंड क्रिक की बात करूं तो ये कहा जाता है कि क्रिक वॉज अ मेन साइंटिस्ट, बट क्रिक वॉज अ हैवी स्मोकर एंड हैवी ड्रिंकर। मुझे मेरे सर ने बताया था, जो उसी लैब में कभी काम किया था, बताते थे, ठीक है, जहां पर उन्होंने उसको डिस्कवर किया। तो ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट पर्सन बट हैवी स्मोकर एंड ड्रिंकर, एंड ही वॉज अ जूनियर साइंटिस्ट। और ये जो दो लड़के थे, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, वो इनके रिसर्च स्कॉलर के, इनके तरफ पीएचडी कर रहे थे। तो इन्होंने इनकी गाइडेंस में एक्सरे क्रिस्टलाइजेशन मेथड, या बोल देते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, इसके थ्रू डीएनए का पहला फोटोग्राफ तैयार किया। डीएनए का पहला फोटोग्राफ तैयार किया और तैयार करके इन्होंने क्रिक के सामने पेश किया। तो क्रिक ने अपने पेन से 10 लाइनें लिखी थी एक पेज पर, और उसका टाइटल दिया था टुडे आई डिस्कवर अ सीक्रेट ऑफ लाइफ। और उसको डायग्राम को देख करके जो उन्होंने इससे बनाया था, ऑब्जर्व किया था, 10 लाइनें लिख दी। और फिर उसी लैब में जो वॉटसन था, इसकी जो सिस्टर थी वो टाइपिस्ट थी। क्या थी? टाइपिस्ट थी। उन्होंने क्या काम करा, वॉटसन ने, क्रिक ने उसके सिस्टर को टाइप करने को दे दिया। तो जब कोई रिसर्च पेपर लिखा जाता है बच्चों, तो उसमें कई सारे साइंटिस्ट के नाम लिखे जाते हैं। तो जिसका पहला नाम होता है वो फर्स्ट ऑथर होता है, जिसका सेकंड नाम होता है वो सेकंड ऑथर होता है, जिसका थर्ड नाम लिखा जाता है सीक्वेंसली वो थर्ड ऑथर होता है। तो उसने अपने भाई का नाम पहले लिख दिया, तो नाम आ गया वॉटसन एंड क्रिक, और यही सुबह को पेपर में पब्लिश हो गया। इसीलिए पहले इनका नाम लिया जाता है, फिर इनका नाम लिया, लेकिन एक्चुअल जो थे वो ये थे, बहुत ब्रिलियंट पर्सनालिटी थे। इनके अंडर में इन दोनों रिसर्च स्कॉलर ने पहला फोटोग्राफ प्रिपेयर किया था एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से, कब? 1953। और उसको देख करके क्रिक ने कुछ लाइनें लिखी थी, और उस लाइन्स का टाइटल जो दिया था वो लिखा था टुडे आई डिस्कवर अ सीक्रेट ऑफ लाइफ। और अगले दिन पेपर में पब्लिश हो गया। पेपर में जब पब्लिश हुआ तो वहाँ पे नाम पहले वॉटसन दे रखा था, बाद में, और पूरे वर्ल्ड में हड़कंप मच गया। ये पहले कुछ पता ही नहीं था। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था इन दोनों साइंटिस्ट का और इन दोनों स्टूडेंट का। तो इसीलिए बाद में इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसर्च के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। लेकिन नोबेल प्राइज में इनको भी शेयर करना पड़ा था इनको। तो दिस नोबेल प्राइज इज ऑल्सो शेयर विद विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। समझ में आ गया? अब इन्होंने कहा था बच्चों कि डीएनए कैसा होता है
डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? दो पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है मैंने कल आपको बताया, दो पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन का यूनिट क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। और दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे को उल्टी होती है, ठीक है। और कैसी होती है? क्वाइल्ड अप होती है। क्वाइलिंग किसकी वजह से होती है? तो दिस क्वाइलिंग इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, एंड दिस हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोट्स। That's why in prokaryotes their DNA is simple or a single circular, and single circular in prokaryotes this is due to presence of polyamides. But in eukaryotes helical structure or a complex structure of DNA is due to presence of histone protein. तो देखिएगा सपोज ये दो स्ट्रैंड होते हैं, दोनों की पोलैरिटी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती है। ये बच्चों 3 प्राइम होगा है तो ये 5 प्राइम होगा, इसके उल्टा ये होता है, ये अगर 5 प्राइम होगा तो ये 3 प्राइम होगा, ठीक है। ये दो स्ट्रैंड से मतलब एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं, ये दोनों की पोलैरिटी डिफरेंट होती है, तो इसलिए बोल देते हैं डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। दो हेलिक्स होते हैं। ये क्या है? दिस इज एक्चुअली द पॉलीपेप्टाइड चेन एंड दिस इज आल्सो द पॉलीपेप्टाइड चेन। लेकिन ये ऐसा नहीं होता, कैसा होता है? हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हेलिकल की बात करूं बच्चों तो कुछ डीएनए आपको इस तरीके से दिखाई देता है। तो दिस इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। बहुत सिंपल सा बना दे रहा हूं, बाकी आगे डिटेल से बात करेंगे। ये डीएनए हेलिकल फॉर्म हो जाता है। एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होती है? जैसे मैं यहां लिख देता हूं 3 प्राइम से 5 प्राइम, इसे प्राइम बोलते हैं, डैश नहीं बोलते, याद रखिएगा। दूसरा 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड आपस में किससे अटैच रहते हैं बच्चों? ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ये दोनों एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच हैं, ठीक है। डीएनए का एक हेलिक्स यहां से चला यहां पे खत्म होता है, तो डीएनए के एक हेलिक्स की लेंथ कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। यहां से लेकर के यहां तक एक स्ट्रैंड की स्ट्रैंड कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। नैनोमीटर में बोलेंगे तो 3.4 नैनोमीटर। ये देखिएगा बेस पेयर होता है। बेस पेयर ने कल ही बताया था और बताऊंगा भी आगे स्ट्रक्चर में। तो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? ये 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। और नैनोमीटर की बात करेंगे तो 0.34 नैनोमीटर, ठीक है, या 0.34 नैनोमीटर होता है। समझ में आ गया? ये देखिए, ठीक है। दो स्ट्रैंड्स का डायमीटर कितना होता है? दो स्ट्रैंड का डायमीटर बच्चों, ये बात कर रहा हूं मैं इसमें, ये 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना एंगस्ट्रॉम होता है? 20 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। और नैनोमीटर में 0.2 नैनोमीटर होता है। तो हम क्या बोलेंगे? डीएनए क्या होता है? डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, दैट इज वन हेलिक्स इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड अदर इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एंड बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय, ये किसके थ्रू अटैच होते हैं बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों? बेस पेयर होते हैं। बेस पेयर का मतलब अगर मैं सिंपल फॉर्म बनाऊं इसकी तो इस तरीके से बना सकता हूं। तो देखिएगा, ये देखिएगा, ये डीएनए, ये बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। जैसे एडेनिन होगा तो ये थाइमिन होगा। कितने बॉन्ड होंगे? 2 बॉन्ड होंगे हाइड्रोजन। ग्वानिन होगा तो साइटोसिन प्रेजेंट होता है। यहाँ थाइमिन होगा तो एडेनिन होगा, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 2। यहाँ साइटोसिन होगा तो ग्वानिन होगा, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? 3 हाइड्रोजन। ये 4 का फुल होता क्या होता है बताता हूँ। इतना याद रखिएगा, डीएनए के एक हेलिक्स, एक का मतलब क्या है? ये हेलिक्स यहाँ चला यहाँ पे खत्म हो रहा है, ऐसे तो हो रहा है। ये एक हेलिक्स हुआ, इसकी लंबाई कितनी होती? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। नैनोमीटर में 3.4 नैनोमीटर होती है। और यहाँ से लेकर के एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर होते हैं? तो 1 हेलिक्स इज इक्वल टू 1 हेलिक्स इज इक्वल टू 10 बेस पेयर।
बेस पेयर क्या होते हैं? तो जब न्यूक्लियोटाइड पेयर में प्रेजेंट होते हैं तो उनको बेस पेयर कहते हैं। और दो बेस पेयर का बच्चों डिस्टेंस कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। नैनोमीटर की बात करें तो 0.34 नैनोमीटर होता है। दोनों स्ट्रैंड्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच होते हैं। इनके बारे में सही से बताया था 4 ग्राफ, वो आगे बताएंगे। दो स्ट्रैंड्स का डायमीटर कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। समझ में आ गया बच्चों? तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब फीचर्स की बच्चों बात करता हूँ। ये तो समझ में आ गया साइंटिस्ट का नाम है? तो सीधा हम लोग बच्चों फीचर्स की बात करते हैं। मैंने स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, फीचर्स की बात करते हैं। तो हम क्या सकते हैं? डीएनए 2 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। 2 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। यहां पर बैकबोन की तरह where sugar and phosphoric acid act as a backbone. Sugar and phosphate group act as backbone. ये दोनों जो होते हैं बच्चों बैकबोन की तरह काम करते हैं। और जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो टूवर्ड्स द सेंटर होता है। बट नाइट्रोजनस बेस टूवर्ड्स द सेंटर, ये सेंटर की तरफ होता है। ठीक है, जैसे कि कल मैंने बताया था आपको, ये देखिएगा पेंटोज शुगर होती है। इस तरीके से आपको पेंटोज शुगर दिखाई देती है बच्चों। कल मैंने आपको बताया था, अगर थोड़ा भी आपको याद हो। ये पेंटोज शुगर होती है और पेंटोज शुगर में बच्चों 5 कार्बन होते हैं, जिसमें पहला कार्बन ये दिख रहा है आपको, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये 5th कार्बन। ठीक है, या मैं उल्टा बात करता हूं बच्चों। यहां से इसको यहां पर पहला कार्बन लेता हूं, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। पहले कार्बन पे यहां पे नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है नाइट्रोजनस बेस यहां पे प्रेजेंट होता है। फास्फोरिक एसिड 5वें कार्बन पे। ठीक है, तो इसमें देखिएगा फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस पेंटोज शुगर है। ये दोनों किसकी तरह काम करते हैं? बैकबोन की तरह काम करते हैं। नाइट्रोजनस बेस अंदर की तरफ होता है, दूसरा चेन उल्टा होता है। दूसरा चेन उल्टा होता है तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं, सपोज अगर मैं फास्फोरिक एसिड की बात करता हूं, पेंटोज शुगर की बात करता हूं, तो पेंटोज शुगर इस तरीके से बच्चों प्रेजेंट होता है। बस इसे बनाओ। ये पेंटोज शुगर प्रेजेंट होता है बच्चों। इसमें ये 5 के 5 कार्बन होते हैं। इसमें पहला कार्बन कौन सा होता है बच्चों? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो 5th पर क्या होता है बच्चों? यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट हो जाता है। और नाइट्रोजनस बेस कहाँ प्रेजेंट होगा? पहले कार्बन पर, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट। और नाइट्रोजनस बेस के फॉर्म में अगर एडेनिन होगा तो यहाँ ग्वानिन होगा, तो एडेनिन होगा तो यहाँ पे थाइमिन होगा। इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे।
और अगर यहाँ पे ग्वानिन होगा तो यहाँ पे साइटोसिन होगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो याद रखिएगा ये दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल क्यों होते हैं? एंटी पैरेलल इसलिए होते हैं बच्चों, अगर एंटी पैरेलल नहीं होंगे, सीधे सीधे होंगे तो नाइट्रोजन बेस में अंदर आ रहा है, ये भी सीधा होगा तो नाइट्रोजन बेस बाहर जाएगा। तो जब नाइट्रोजन बेस दोनों के बाहर जाएंगे तो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड किसके पीछे बनेंगे, इसलिए दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और उसमें बैकबोन की तरह क्या काम करता है, फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड और शुगर बैकबोन की तरह काम करता है। नाइट्रोजनस बेस ही देख रहे हो, ये कहाँ है, टूवर्ड्स द सेंटर। ऐसे दूसरा जब नाइट्रोजन बेस आता है वो भी अंदर की तरफ होता है, तो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाते हैं, तो दोनों स्ट्रैंड्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच रहते हैं। समझ में आ गया? तो दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट फीचर। तो वही लिखा है मैंने, डीएनए किससे बना होता है, ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है, जिसमें शुगर और फॉस्फेट बैकबोन की तरह काम करते हैं और नाइट्रोजन बेस सेंटर की तरफ घूम जाता है। ठीक है, नंबर सेकंड पॉइंट की बच्चों हम लोग बात करें तो बोल देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, there is a complementary base pairing between 2 strands of DNA, 2 strands of DNA। दोनों के बीच में जो बेस पेयरिंग होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट, एक 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा तो दूसरा 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा। अब बेस पेयरिंग होगा तो एडेनिन हमेशा ग्वानिन से अटैच नहीं होता, एडेनिन ऑलवेज पेयर, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं बच्चों, जैसे 2 स्ट्रैंड होगा, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम हो गया, तो अगर एडेनिन होगा तो एडेनिन थाइमिन से बाइंड अप होगा, ग्वानिन होगा तो साइटोसिन से बाइंड अप होगा। इन दोनों के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं, इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये चार्गा में बताया था कि आगे बताता हूं। तो इन्हें क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहते हैं। 2 स्ट्रैंड के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग प्रेजेंट होता है। दिस इज द सेकंड फीचर ऑफ डीएनए। ठीक है, नंबर 3 की बात करते हैं। 2 strands of DNA are coiled in right-handed fashion। दोनों strands, 2 strands of DNA coiled in right-handed fashion। right-handed fashion का मतलब क्या होता है, right-handed fashion मतलब क्लॉकवाइज कॉइलिंग होती है DNA के अंदर। कैसी कॉइलिंग होती है बच्चों, क्लॉकवाइज कॉइलिंग होती है। एंड आर एंटी पैरेलल right-handed fashion but anti-parallel to each other। जो मैंने बार बार बताया बच्चों, दोनों स्ट्रैंड्स कैसे होते हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी। एक स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा। 5 प्राइम 3 प्राइम क्यों कहते हैं मैंने कल बताया था आपको, ठीक है। और 3 प्राइम से 5 प्राइम पोलैरिटी, एक 3 प्राइम से 5 प्राइम पोलैरिटी एक दूसरे के बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। और डायमीटर हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो बोल सकते हैं डायमीटर ऑफ बोथ द स्ट्रैंड्स, डायमीटर ऑफ बोथ स्ट्रैंड्स आर कांस्टेंट। जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं बच्चों, इनके दोनों स्ट्रैंड का डायमीटर बच्चों कांस्टेंट होता है। क्यों? ड्यू टू पेयरिंग ऑफ प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। ड्यू टू पेयरिंग ऑफ प्यूरीन एंड पायरिमिडीन, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या बताया था, मैं आपको बता दूं, मैं ये क्या बोल रहा हूं, डायमीटर का मतलब क्या था, जैसे डीएनए डबल हेलिकल था
इस तरीके से था। तो मैंने ये डायमीटर बताया था, कितना रहता है ये 20 एंगस्ट्रॉम रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि पेयरिंग कैसी होती है, प्यूरिन की पायरिडीन से या पायरिडीन की प्यूरिन होती है। प्यूरिन मैंने आपको बताया था दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एडेनिन और ग्वानिन, ये तो बताए थे। पायरिडीन कैसे होते हैं, थायमिन और साइटोसिन होते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, डबल, और ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। लेकिन पेयरिंग की बात करूं तो एडेनिन हमेशा थायमिन से पेयर अप करता है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से पेयर अप करता है। तो एडेनिन है मतलब यहाँ पे डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा तो सिंगल होगा। तो ये थोड़ा टाइम पीछे हट जाना चाहिए, ये थोड़ा पास आना चाहिए। अब यहाँ पर यहाँ ग्वानिन है तो साइटोसिन होता है, तो सेम पोजीशन पर एक प्रेजेंट। तो याद रखिएगा, क्योंकि बेस पेयरिंग हमेशा प्यूरिन और पायरिडीन के बीच में होता है, प्यूरिन और प्यूरिन या पायरिडीन और पायरिडीन के बीच में नहीं होता। बेस पेयरिंग ऑलवेज टेक्स प्लेस इन बिटवीन वन प्यूरिन टू द अनदर पायरिडीन और वाइस वर्सा। इसलिए दोनों स्ट्रैंड का डायमीटर ऊपर सेम रहता है, याद रखिएगा। तो बाय द वे आपसे बायो में टीचर आपका क्वेश्चन पूछता है कि जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए का डायमीटर लगभग कांस्टेंट क्यों रहता है, तो कहोगे बेस पेयरिंग की वजह से, क्योंकि बेस पेयरिंग प्यूरिन की पायरिडीन्स होती है या पायरिडीन की प्यूरिन्स होती है, जिसकी वजह से उनका जो साइज होता है मेंटेन रहता है, तो जिसकी वजह से डायमीटर भी मेंटेन रहता है। तो ये बच्चों कोर फीचर हो गया इसका, ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि एक स्ट्रैंड का लेंथ कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम होता है या 3.4 नैनोमीटर होता है, और उसमें 10 बेस पेयर होते हैं, और 10 बेस पेयर, कितने, 10 बेस पेयर होते हैं। बेस पेयर क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, जब न्यूक्लियोटाइड पेयर हो तो उन्हें बेस पेयर कहते थे। तो बेस पेयर का डिस्टेंस कितना होता है, 0.34 एंगस्ट्रॉम। कितना, 0.34 एंगस्ट्रॉम होता है। नैनोमीटर कहेंगे बच्चों से, और एंगस्ट्रॉम की बात करेंगे तो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। ये मैं आपको बता दूं, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो दिस इज अबाउट द फीचर ऑफ डीएनए। मैंने 4 फीचर बताए, आप 5 फीचर बताए, आपको याद होंगे। अब हम बात करते हैं बेस पर रूल क्या होता है। ये ए किससे बाइंड अप होता है, थायमिन से, और ग्वानिन साइटोसिन से, इसको हम बेस पर रूल कहते हैं। क्या होता है उसकी बात करें। तो देखिए नेक्स्ट बच्चों, हम लोग चार्गा फ्रूट की बात करते हैं। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था इरविन चार्गा। क्या नाम था बच्चों, इरविन चार्गा। इन्होंने एक रूल दिया था, इस रूल को बच्चों हम चार्गा फ्रूट कह देते हैं। इस रूल में क्या कहा था, द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू द, इसमें कहा था द अमाउंट ऑफ एडेनिन is always equal to the amount of thymine similarly the amount of guanine is always equal to the amount of cytosine। कि किसी भी डीएनए के अंदर जितने एडेनिन होते हैं उतने थायमिन होते हैं, और जितने ग्वानिन होते हैं उतने ही साइटोसिन होते हैं। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं दैट इज एडेनिन इज इक्वल टू थायमिन, देखिएगा, एंड ग्वानिन, इन दोनों बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं, इज इक्वल टू द साइटोसिन। ये इन्होंने कहा, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये भी कहा था कि बच्चों एडेनिन जो होता है हमेशा थायमिन से बाइंड अप करता है। ये मैंने इक्वल टू लिखा है कि किसी भी डीएनए में जितना एडेनिन होता है उतना थायमिन होता है, और जितना ग्वानिन होता है उतना साइटोसिन होता है। और इन्होंने कहा था, ये पहला पॉइंट था। नंबर सेकंड बात करते हैं, एडेनिन ऑलवेज पेयर विद थायमिन बाय ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड ग्वानिन इज ऑलवेज पेयर विद साइटोसिन बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बच्चों क्या है बीच में, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। एडेनिन और थायमिन के बीच में
कितने बॉन्ड होते हैं? 2 बॉन्ड होते हैं ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में। कितने बॉन्ड होते हैं? 3 बॉन्ड होते हैं। फिर कहा था द रेशियो ऑफ एडेनिन एंड ग्वानिन, तीसरा पॉइंट नंबर 3, द रेशियो ऑफ एडेनिन, किसका रेशियो? द रेशियो ऑफ एडेनिन एंड ग्वानिन to that of thymine and cytosine। रेशियो की बात कर रहा हूं, एडेनिन और ग्वानिन एंड थाइमिन और साइटोसिन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इनका हमेशा 1 होता है, इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और इसको बच्चों हम इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, A प्लस जी अपॉन T प्लस सी इजिकल टू 1। और इसको लिख सकते हैं A प्लस टी प्लस जी प्लस सी इजिकल टू 100%। अगर परसेंटेज के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और ऐसे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। एडेनिन और ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये कितना होता है? किसी भी स्पीशीज के लिए हमेशा 1 होता है। या इसको लिख सकते हैं एडेनिन प्लस थाइमिन इक्वल टू ग्वानिन प्लस साइटोसिन। समझ में आ गया? तो दिस इज अ चार्ट ग्राफ। अब क्वेश्चन कैसे आता है बच्चों? क्वेश्चन आता है इन गिवन डीएनए, डीएनए का आपके पास कोई एक स्ट्रैंड है, क्या है? एक स्ट्रैंड है बच्चों, दिस इज द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। मैंने कह दिया इसकी पोलैरिटी 3 प्राइम से 5 प्राइम है। अब इस पर नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है। कौन कौन से बेसिस? एडेनिन है, थाइमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, ये प्रेजेंट है। दूसरे स्ट्रैंड पे बेसिस का नंबर हमको नहीं पता है कि दूसरे स्ट्रैंड पे कौन से बेसिस होंगे, तो 4 का फुल सेट बता देंगे तुरंत। जैसे दूसरा स्ट्रैंड भी आएगा, पोलैरिटी इसकी अपोजिट होती है 5 प्राइम से 3 प्राइम का आपको पता है। एडेनिन किससे बाइंड अप करता है? एडेनिन पेयर विद, बताया था मैंने, थाइमिन, और ग्वानिन पेयर विद साइटोसिन। तो एडेनिन किससे पेयर करेगा? यह थाइमिन से करेगा। थाइमिन है तो एडेनिन हो जाएगा, ग्वानिन है तो साइटोसिन हो जाएगा, साइटोसिन है तो ग्वानिन हो जाएगा। और मैंने बताया था दोनों स्ट्रैंड कैसे टच होंगे? एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? 2 होते हैं, 2 होते हैं, इन दोनों बीच में 3 होते हैं। कभी कभी पूछ दिया है कि ऐसे 3-4 स्ट्रैंड दे रखे होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि बताइए ये स्ट्रैंड दे रखा है, इन स्ट्रैंड्स में कौन से दोनों स्ट्रैंड्स को डीनेचर, डीनेचर का मतलब क्या होता है? दोनों स्ट्रैंड्स के बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इन्हें तोड़ करके अलग कर देना। किसमें ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता हो? तो याद रखिएगा, जिस हेलिक्स के अंदर ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा होते हैं उसमें ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड कम होते हैं, डबल बॉन्ड ज्यादा होते हैं, तो उसमें कंपैरेटिव टू ट्रिपल बॉन्ड कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। समझ में आ गया? तो ऐसे कर सकते हैं। एक क्वेश्चन अभी आया था कि बताइए, ऐसे भी क्वेश्चन आता है, ऊपर में रख कर दो बच्चों, समझ में आ गया? ये 4 का फुल होता 2 नंबर का आता है बोर्ड में, कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है? अब मैं क्वेश्चन की बात करता हूं। एक क्वेश्चन आता है, गिवन डीएनए द अमाउंट ऑफ ग्वानिन इज 30%। क्वेश्चन लिख देता हूं, इन अ गिवन डीएनए अमाउंट ऑफ, कोई भी अगर मैं बात करता हूं अमाउंट ऑफ ग्वानिन की बात करते हैं, ग्वानिन इज 30%, ग्वानिन इज 30%। Find out the amount of, ग्वानिन दे रखा बच्चों, और निकालना क्या है? अमाउंट ऑफ एडेनिन, एडेनिन निकालना, ये क्वेश्चन। तो इसको कैसे निकालोगे बच्चों, आपको बता दूं, सबको सामने दे रखा है। तो किसी भी डीएनए में जितना एडेनिन होगा उतना ग्वानिन होगा, जितना थाइमिन होगा उसका साइटोसिन होगा। तो देखिएगा इस रिएक्शन से इसको निकालते हैं। इस रिएक्शन को हम यहाँ लिख लेंगे
A प्लस टी प्लस जी प्लस सी इक्वल टू 100%। ये तो लिखा हुआ है। अब क्या दे रखा है बच्चों? गुआनिन दे रखा, मतलब ये दे रखा है। तो गुआनिन कितना दे रखा है बच्चों? गुआनिन 30% और 30 दे रखा है। तो जितना गुआनिन होगा उतना ही क्या होगा बच्चों? जितना गुआनिन होता है उतना ही साइटोसिन होता है। गुआनिन पता है आपको, तो जितने गुआनिन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे, तो साइटोसिन भी 30 हो जाएंगे। इक्वल टू 100। निकालना क्या है? एडेनिन निकालना है। तो जितना एडेनिन होगा उतना थाइमिन जाएगा। तो ये निकालना है बच्चों एडेनिन। तो जितना एडेनिन होगा उतना थाइमिन होगा। तो इसको हम फिर से कैसे लिख देते हैं? प्लस 2a लिख देंगे बच्चों। क्या लिख देंगे? प्लस 2a लिख देते हैं। समझ में आ गया? अब कैसे करेंगे? 2a प्लस 30 30 60 इक्वल टू 100%। फिर हो जाएगा बच्चों 2a इक्वल टू 100 माइनस 60 कितना आ गया? 100 to 60 का 40 है। तो 2a इक्वल टू 40 और a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40/2। तो 2 to the 4। तो एडेनिन कितना हो जाएगा बच्चों? 20%। कितना आ जाएगा बच्चों? एडेनिन इज ऑलवेज दिया 20%। समझ में आ गया? तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर नीट में क्वेश्चन आया, इससे सिंपल क्वेश्चन बच्चों नहीं हो सकता है याद। तो दिस इज अबाउट द चागा फ्रूट। आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ में आया हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ